नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवान आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की भूगोल और भूगोल का अध्याय 2 हमारा चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप। आज उसका लेक्चर नंबर 8 है और आज इसी लेक्चर के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे भूगोल के ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट पहले कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड आज अभी कंप्लीट हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इस लेक्चर 2 में हमें क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स अभी हमारे बाकी चल रहे हैं। यहाँ पर हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स हमें भारत के देखने को मिलते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि जिस प्रकार से भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता आपको देखने को मिलती है, ओके, आपको सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, आपको वेराइटीज देखने को मिलती है, आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग उनकी वेशभूषा है, उनका खाना पीना, उनकी बोली चाली, अलग अलग प्रकार के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में जो भौतिक स्वरूप है अलग अलग आप भू आकृतियां देखेंगे तो उसमें विविधता है। हमने पठार के बारे में पढ़ा है तो हमने पहाड़ के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने दक्कन के पठार तो उच्च मध्य भूमि के बारे में पढ़ा है। हमने सब कुछ ज्यादा कवर कर लिया, पर अब कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए, आइए उन्हें जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब होता है डेजर्ट। हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट की, कौन सा वाला एरिया है जो इंडियन डेजर्ट कवर करता है। फिर हम बात करेंगे तटीय मैदान या कोस्टल एरिया की, ठीक है, कोस्टल एरिया जो है उसकी बात करेंगे। परवाल ये क्या है? परवाल जो है ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है, इसको समझेंगे। इसको समझने के बाद ही आपको ये जो द्वीप समूह है या आइलैंड जिसे कहा जाता है वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज हमारे टॉपिक्स क्या है? भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, परवाल, परवाल पोलेप्स इनको कहा जाएगा, और द्वीप समूह या आइलैंड जो है ये आज हमारे टॉपिक्स है। और इन्हीं टॉपिक्स के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं भारतीय मरुस्थल या जिसे हम क्या कहते हैं इंडियन डेजर्ट। इस भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार। ओके, थार मरुस्थल या थार डेजर्ट। अब एक बार आप इस मानचित्र को देखिए। जब मानचित्र आपके पास है, जब आपके पास मैप है ना, तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मानचित्र, और 11th-12th में जनरली जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ना तो कुछ वक्र बनाते हैं, कर्व्स बनाते हैं, वो ग्राफ की तरह ही होते हैं। मतलब वो वक्र, वो ग्राफ, और इकोनॉमिक्स में 12th के बेस पे बता रहा हूं, और यहाँ पे जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब मैप। अगर ये आपके सामने ना तो आपको बाकी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। मतलब ये सब कुछ आपको समझा देता है, शॉर्ट एंड स्वीट चीज है ये, आपको हर चीज एक्सप्लेन कर देगा। देखिए अब हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है वो देखते हैं। हमने शुरुआत किससे करी थी? हिमालय से करी थी। हमने पूरे हिमालय के बारे में, पर्वतों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। हिमालय के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और जब इधर आए थे तो इधर पूर्वांचल हिमालय की हम लोगों ने चर्चा करी थी। ठीक, पूर्वांचल हिमालय हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो ये नीचे जो उत्तरी मैदान है जो तीनों नदियों से बन रहा है, कौन कौन सी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इनके जो सिस्टम है, पूरी जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनसे सबके मिलकर के ये जो उत्तरी मैदान बन रहा है, उस उत्तरी मैदान की हम लोगों ने चर्चा करी। उसके बाद हम लोगों ने पठार पढ़ा। पठार में हमने 2 भाग देखे, एक था पहला मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा था दक्कन के पठार। ओके, दक्कन के पठार। और इसी पठारों में हमने देखा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब अगर आप मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है? हम लोगों ने कवर कर लिया हिमालय, हमने कवर कर लिया उत्तरी मैदान, हमने कवर कर लिया मध्य उच्च भूमि या दक्कन के पठार। इन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यूज बोलते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आप मेजर आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या देखने को आएगा? यहाँ पर देखने को आएगा भारतीय महामरुस्थल, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, भारतीय महामरुस्थल। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम किस प्रकार से डिवाइड करें, किस प्रकार से हमें पता चलेगा कहां से कहां तक ये डेजर्ट फैला हुआ है, देखिए हमें लोकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं और अगर हमें लोकेशन नहीं पता है तो हम फिर कोई मतलब नहीं। देखिए जैसे कि ये हमारा पूरा भारत है, तो यहाँ भारत का ये जो साइड है, ये नॉर्थ होगा, उत्तर होगा, ये साउथ होगा, दक्षिण होगा, ये पश्चिम पूर्व, और ये ईस्ट होगा पश्चिम वेस्ट, और ये ईस्ट होगा पूर्व। ओके, तो पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा है ये भारत के मानचित्र के हिसाब से। अब जैसे मैं ये बोलूं कि भैया यहाँ पर मालवा का पठार है, ओके, ये मालवा का पठार। अब मालवा का पठार का उत्तर क्या होगा? यहाँ पे इसके उत्तर में देखो चंबल नदी आपको दिख रही होगी, इसके दक्षिण में विंध्या जो श्रृंखला है वो आपको देखने को मिलेगी, ये पश्चिम में अरावली आ जाएगी, पूर्व में इधर फिर छोटा नागपुर के पठार वो चलते जाएंगे। ये मालवा की बात करें। अब अगर भारतीय महामरुस्थल की लोकेशन पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि अरावली श्रेणी के पश्चिम में जो है, अरावली श्रेणी के पश्चिम से क्या है भारतीय मरुस्थल है,
अब एक बार समझिए, ये जैसे मैंने क्या बना दी, ये मैंने अरावली बना दी। क्या बनाया है? अरावली जो श्रृंखला है वो बनाई। इस अरावली श्रृंखला की भी अब 4 दिशाएं हो जाएंगी, ये उत्तर, ये दक्षिण, ओके, ये उत्तर, ये दक्षिण। हम लोगों को क्या करना होगा? क्लियर करना होगा। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये इसका क्या हो गया? पश्चिमी साइड हो गया। किसकी बात कर रहा हूं? अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, किसकी बात कर रहा हूं? अरावली जो श्रृंखला है उसके हिसाब से अपन लोग चल रहे हैं। तो अरावली श्रृंखला के हिसाब से देखेंगे तो अरावली का ये वाला उत्तर हो गया, नॉर्थ, ये वाला दक्षिण हो गया, ये वाला पश्चिम हो गया, और ये वाला पूर्व हो गया। और अभी मैंने क्या बोला कि अगर भारतीय महामरुस्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार रेगिस्तान के बारे में, मरुस्थल के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या कहेंगे? अरावली श्रृंखला के पश्चिम की तरफ क्या है? भारतीय महामरुस्थल है। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या आ जाएगा? मरुस्थल वाला आ जाएगा, डेजर्ट वाला एरिया आ जाएगा। और इधर वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे कौन सा राज्य आता है? राजस्थान आता है। तो जनरली आपको राजस्थान वाले भाग में रेगिस्तान देखने को मिलेगा, तो याद करने में भी आसानी होगी, राजस्थान में रेगिस्तान। ओके, और ये अरावली श्रृंखला कहां से? हमने देखा गुजरात से दिल्ली तक निकलती हुई जा रही है, काफी लंबी है, और गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट चोटी है। तो यहाँ पे हम भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये मतलब अंदर का जितना भी भाग है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इंटीरियर जितना भी भारत का भाग है वो कंप्लीट हो चुका है अभी भारतीय महामरुस्थल के बाद। फिर उसके बाद आप यहां से देखिए, यूं अपन चलते हुए जा रहे हैं और ऐसे कंटिन्यूसली। ओके, ये वाला जो एरिया है ये क्या है? तटीय एरिया है, या हम जिसे क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया है। तो इस कोस्टल एरिया के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। और अब आज आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हमारी तटीय रेखा कितनी है? ओके, कोस्टल जो लाइन है वो कितनी है उसको बताना है, कि उसकी लेंथ कितनी है, कितनी उसकी लंबाई है, वो आपको बताना है। तो एक तो ये बाकी रह जाएगा, और दूसरा ये लक्षद्वीप जो भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत का हिस्सा है। तो इन द्वीप समूह के बारे में, इन आइलैंड्स के बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे ये दोनों आइलैंड्स बने हैं तो बने कैसे हैं। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय मरुस्थल की, या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। थार का मरुस्थल, जिसमें आपको शुरुआत में कह दिया कि थार डेजर्ट या मरुस्थल इसे कहा जाएगा, और कहां पर बताया है? ये अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पे, इधर की तरफ क्या है? ये मरुस्थल स्थित है, मौजूद है। ये बालू के टीपों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझिएगा। बालू के टीपों से, देखिए टीपों का मतलब क्या है? ड्यून्स है। बालू मतलब सैंड है, ये ठीक है, मिट्टी। ओके, तो टीबो आपने देखो, जनरली आपको पता नहीं, पर जैसे हम तो कभी गाँवों की तरफ जाते हैं तो कहा जाता है उधर टीबे है बेटा। टीबे मतलब मिट्टी का बिल्कुल ऐसे ढेर लगा हुआ है। ओके, उसे क्या कहा जाता है? टीबे कहा जाता है। और अभी अपन लोग आगे मैं आपको दिखाऊंगा चित्र भी, आपने बहुत सी बार देखा होगा मिट्टी का यूं बिल्कुल ऐसा ढेर सा लगा हुआ है, यूं जमी हुई है मिट्टी, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर। ये क्या होता है? इनको बालू के टीबे कहा जाता है, ठीक है, बालू के टीबे। और तरंगित का मतलब क्या है? तरंग। देखिए शब्द आपको यहां से बहुत आसान हो जाना चाहिए। तरंग, तरंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। तो जब समुद्र में तरंगे उठती है, ठीक है, वेव्स उठती है, तो किस प्रकार से उठती है? यूं उठती है ना, यूं पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये तरंगित है। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ बालू के टिब्बे की बिल्कुल यूं शेप बना रखा हो, नहीं, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर और नीचे, बिल्कुल जीवन की तरह है, ठीक है। कभी बिल्कुल ऊंचाइयों पर, फिर कभी बिल्कुल नीचे, फिर ऊंचाइयों पर, फिर नीचे, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर जो मरुस्थल है वो क्या है? बालू के टीबों से ढका हुआ है। मतलब बालू जो मिट्टी है उसके टीबे से बिल्कुल कवर है। और कैसा है? तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान का मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे है। अभी मैं आपको ड्यून्स की जो है फोटो भी दिखाऊंगा। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर mm, ठीक है, mm से भी कम वर्षा होती है। मतलब 150 mm से भी कम वर्षा होती है। अब एक बार आप मानचित्र पे वापस पीछे आइएगा। हमने यहाँ पर ऐसा एरिया भी देखा है जहां पर खूब वर्षा होती है। जैसे कि आप इधर वाले एरिया में आएंगे, ठीक है, तो वहां पे काफी वर्षा होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी वाला भाग में काफी वर्षा होती है। परंतु जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 150 mm से भी कम बारिश हो रही है, कम वर्षा हो रही है। और कौन सा वाला एरिया है? ये राजस्थान वाला एरिया है। यहाँ पे कम बारिश हो रही है और यही तो कारण रहा कि फिर यहाँ पे रेगिस्तान बन जाता है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। शुष्क जलवायु, शुष्क का मतलब क्या है? बिल्कुल सूखा। जलवायु का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट।
तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो आप मौसम देख सकते हैं बिल्कुल सूखा है भाई, ना बारिश हो रही है ना और कुछ है, बिल्कुल शुष्क है, बिल्कुल सूखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वनस्पति भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, मतलब पेड़ पौधे आपको बहुत कम नजर आएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैक्टस का प्लांट नजर आता है, बाकी उसके अलावा कोई आपको पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे। हाँ, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यहाँ पे राजस्थान की तरफ आप आएंगे और इस डेजर्ट की तरफ जाएंगे तो मतलब वहाँ पे ऊंट की सवारी होती है, कैमल राइडिंग होती है, बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। मैं पर्सनली करी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत मजा आता है, ठीक है। और उसमें मतलब वो गाड़ी भी जब चलवाते हैं तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बाकी वहाँ पे वनस्पतियाँ तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि इतनी वर्षा है नहीं और वर्षा के बिना वनस्पतियाँ उग नहीं पा रही है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारी मिट्टी है, ठीक है, बालू के टीबे बने हुए। अब क्या है, जब बारिश होती है तो जनरली आप देखते हैं कि हमारे घरों के बाहर भी नालियां बहने लग जाती हैं, बिल्कुल सड़क पे बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, खूब पानी हो जाता है, खूब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तो नालियां बहने लग जाती है। अब जब इस वाले इलाके में पहली बात तो बहुत कम बारिश हो रही है, 150 mm ही बारिश हो रही है, मिलीमीटर ही बारिश हो रही है, ओके। पर अब जब बारिश होती है तो बारिश के समय में आपको क्या, कुछ सरिताएं, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेगी जो कि ऐसा लगेगा कि नदियां बह रही हैं, परंतु वो बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। और बारिश ही इतनी हो रही है कि भाई जैसे ही वो बारिश बंद होती है वापस वो क्या है, बालू के अंदर ही, मिट्टी के अंदर ही गायब हो जाती है। मतलब मिट्टी उसको क्या कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब कर जाती है, पानी को सोख लेती है, वो गायब हो जाती है। केवल लूनी ही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, लूनी राजस्थान की नदी है, ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। क्यों यही सबसे बड़ी नदी क्यों है? क्योंकि दूसरी नदियां पनप ही नहीं पा रही है, क्योंकि वहां पे पानी आ ही नहीं रहा, इतनी बारिश हो ही नहीं रही है। और जब होती है थोड़ी बहुत तो वो दिखती है आपको नदी, फिर बाद में वापस क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, मतलब उनमें गायब हो जाएगी। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। देखिए ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। बरकान शब्द आता है कि क्या होता है, एक मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बरकान क्या है। तो अब बरकान एक शेप है, एक जो शेप क्रिएट हुआ वो शेप आपको बताया गया, कैसा शेप है वो देखेगा। अर्धचंद्राकार, चंद्राकार सबने चंदा मामा को देखा ही होगा, ओके, सबने क्या करा होगा, चंदा मामा को देखा होगा। और हमारे जो चंदा मामा है, जब पूर्णिमा होती है तो पूरे फुल होते हैं, ठीक है, और अमावस वाले दिन बिल्कुल गायब हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे अमावस से 7-8 दिन के बाद आप देखेंगे तो चंद्रमा का कैसा शेप बनता है, यूं बिल्कुल ऐसा बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कहते हैं, कि चंद्रमा का आधा फेस बन चुका है। तो ये क्या होता है, आधा इसका चंद्रकार का फेस बन चुका है, अर्धचंद्राकार इसे कहा जाता है। तो इसी प्रकार का जब शेप क्या है, यहां पे जब मिट्टी में बनने लग जाता है, रेगिस्तान में बनने लग जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बरकान कहा जाता है। अब देखिए बनता कैसे, अब ये बनता क्या है, कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे कि क्या हुआ, हवा चलेगी, अब हवा चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो वो क्या है, एक जगह मिट्टी को ला करके क्या करती जाएगी, डिपॉजिट करती जाएगी या निक्षेपित करती जाएगी, जमा करती जाएगी एक जगह। अब ये जमा होती जाएगी जमा होती जाएगी। अब क्या हो रहा है, यहां पर आकर के मिट्टी जमा होती जा रही है, और यहां से क्या हो रहा है, बस ये मिट्टी नीचे की स्लोप पे धीरे 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 गिरती जा रही है, और यहां पर आकर के बिल्कुल ये कैसा शेप सा बन जाएगा। ये जो शेप बना है ये कैसा शेप है, अर्धचंद्राकार का शेप है, मतलब बिल्कुल आधा चंद्रमा जैसा लग रहा है। और ये जो शेप जब रेगिस्तान में बनता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बरकान कहते हैं। क्या कहते हैं, बरकान कहते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बरकान क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। तो आपको काफी क्षेत्र पर ये देखने को मिलेगा, इस प्रकार के शेप वहां पर बने हुए होते हैं। और अभी आप पूछोगे टीले क्या, तो टीले देखिए यही ड्यून्स है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है ना, पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टीले या टीबे जो है कैसे हो, अर्धचंद्राकार हो या बरकान हो। कुछ बिल्कुल अलग शेप में भी हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी हो जाए, कुछ कैसे भी हो जाए, और कुछ बरकान भी होंगे। ओके, तो ये आपको बरकान का बताया। लेकिन लंबवत टीले का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो यूं बिल्कुल लंबे होंगे। लॉन्गिट्यूडनल जो टीले हैं वो भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल है या लंबवत टीले हैं, या आपको कहां पे पाए जाएंगे, भारत पाकिस्तान के सीमा के समीप या वहां पर पास में पाए जाएंगे। ये था हमारा भारतीय मरुस्थल का, ओके, द इंडियन डेजर्ट, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम चर्चा करते हैं तटीय मैदान की। तटीय मैदान या हम इसे कहते हैं कोस्टल प्लेन, या हम इसे कहते हैं कोस्टल एरिया। तटीय मैदान या कोस्टल एरिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहां से लेकर करके ये जो पूरा भाग है, ओके, ये हमारे क्या है, ये हमारा तटीय रेखा है, ये हमारी कोस्टल लाइन है। मतलब यहां पर क्या है, समुद्र है, सागर है,
अब इधर कौन सा सागर है? अरब सागर है। और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे पूरा कौन सा चल रहा है? हिंद महासागर चल रहा है। अब आप काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कौन सा किस साइड है। ओके, अब क्या होता है, मैं खुद कंफ्यूज होता था जब मैं 9th में था, फिर मैंने बाद में एक ट्रिक निकाल ली। अब बंगाल किधर है? बंगाल इधर है, तो बंगाल की तरफ क्या होगी? बंगाल की खाड़ी होगी। तो बंगाल की तरफ बंगाल की खाड़ी, और फिर दूसरी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? हम याद रख ही सकते हैं कि अरब सागर होगा। ओके, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दो हमें देखने को मिलते हैं। और ये हमारा पूरा तटीय मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। देखिए, अब प्रायद्वीपीय पठार के किनारों, ये हमारा पूरा क्या था? हमारा प्रायद्वीपीय पठार ही चल रहा है। ये प्रायद्वीपीय पठार है भाई। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इसके किनारों पे, इसके किनार, ये किन्नौर हो गई, ठीक है, इनके किनारों पे एक संकीर्ण मतलब बिल्कुल जो नेरो, छोटी सी एक होता है, बिल्कुल छोटी सी तटीय पट्टियां हैं। मतलब ये एरिया जो बताया गया, इस एरिया को क्या कहा गया है? तट कहा गया है, कोस्टल कहा गया है। यह पश्चिमी में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तो पश्चिम में तो क्या है? अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी, यहां से यहां तक ये फैला हुआ है, मतलब यूं फैला हुआ है। ओके, यूं फैला। देखिए, आप लोग कभी जैसे किसी समुद्र के किनारे पे गए होंगे, किसी भी चीज के जैसे जहां बहुत ज्यादा पानी हो वहां पे आप गए होंगे। आप क्या होते हैं? आप बिल्कुल तट पे खड़े रहते हैं, मतलब किनारे पे खड़े रहते हैं। एग्जैक्टली तट मतलब एक किनारा है, आप इतना मान लीजिए। तो अगर आप यहां पे खड़े हैं तो ये तट ही तो है, ये किनारा ही तो है कि भाई आप बिल्कुल इस किनारे पे खड़े हैं। तो किधर के किनारे पे? भारत के पश्चिमी किनारे पे आप खड़े, तो ये कौन सा हो गया? पश्चिमी तट आपको देखने को मिलेगा। और पूर्वी तट पे खड़े तो आप ये पूर्वी तट देखने को मिलेगा। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। अब मैदान का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट आपको एरिया देखने को मिलेगा। ओके, वो एक क्षेत्र को, एरिया को बताने के लिए दर्शाया गया है। पश्चिमी घाट, ये जा रही है मेरी पश्चिमी घाट। ओके, और अरब सागर, ये रहा मेरा पूरा अरब सागर। तो इसके जो बीच में आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है? पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट, मैंने आपको क्या कहा कि बिल्कुल पश्चिमी तट क्या है? कॉर्नर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये पश्चिमी घाट हो गई। ओके, ये पश्चिमी घाट है, और ये मान लीजिए ये पूरा अरब सागर। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट पे हमारी इंडिया की बॉर्डर बन रही है। ओके, अब जब आप यहाँ पर खड़े हैं, ओके, यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल इस कॉर्नर पे जब आप खड़े हैं, तो ये क्या है? तट है, किनारा है। फिर इसका तो नीचे पानी आ जाएगा। तो ये वाला जो किनारा है, इसी किनारे को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी तट कह रहे हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई से गोवा तक, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अभी के लिए नहीं, बल्कि इन फ्यूचर तक आपसे ये चीजें पूछी जाती है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मुंबई से गोवा तक का जो पार्ट है, ये क्या है? कोंकण का मैदान कहलाता है, ठीक है, कोंकण तट कहलाता है। फिर जो बीच का है उसे हम क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। और आखिरी में जो दक्षिण में भाग है उसे क्या कहेंगे? मालाबार तट कहेंगे। तो कौन कौन सा? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तो अगर आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, तो जैसे आप याद ऐसे कर सकते हैं, कोक में मच्छर गिर गया, ठीक है, जैसे कोक जो आती है वो पीने वाली कोको कोला, उसमें क्या हो गया? मच्छर गिर गया, तो कोकम, ठीक है, कोक में मच्छर गिर गया। तो को से कोंकण, कैसे कन्नड़, और मैं से मालाबार। ओके, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है। देखिए, यहां तक जो हमने बात करी पश्चिमी तट की करी। पश्चिमी तट कहां पर है? पश्चिमी घाट से लेकर अरब सागर के बीच का भाग है। अब यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पूर्वी तट की, पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट किधर होगा? पूर्वी घाट से लेकर के बंगाल की खाड़ी के बीच का एरिया बताया। तो ये क्या कहा गया? बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा है। ये वाला एरिया आपको लंबा देखने को मिलेगा, और समतल है, मतलब बराबर सा है, फ्लैट एरिया। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो सरकार है, सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। वैसे सरकार जो यहाँ पे लिखनी चाहिए वो इस प्रकार से लिखनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि सरकार मुगल्स के टाइम पे क्या था, एक राज्य को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। एक राज्य को, एक डिवीजन को, एक एरिया को, एक क्षेत्र को दर्शाने के लिए दिखाया जाता था। तो उत्तरी सरकार मतलब है उत्तरी जो एरिया है, उत्तरी जो राज्य है, उसकी बात वो करा करते थे। तो उसी समय से नाम पड़ गया उत्तरी सरकार। तो ये जो वाला एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। और दक्षिण जो भाग है उसे क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तरी सरकार और ये कोरोमंडल तट, ये उत्तरी सरकार और ये किस क्या है? कोरोमंडल तट। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये हमने भारत का मानचित्र बनाया। ओके, इस मानचित्र में इधर 3 तट होता है, को, क, मैं, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, और इधर उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ठीक है। ये 2 इस साइड है और 3 तट इस साइड है।
बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब क्या है, यहीं पे डेल्टा बनाती है। कौन से वाले पे? उत्तरी सरकार कोरोमंडल, जो पूर्वी तट है उसी पे क्या करती है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा क्या होता है, कुछ इस प्रकार का शेप होता है। जब नदी एंडिंग में जाकर के गिरती है तो वो बट जाती है और कुछ इस प्रकार का शेप बना देती है, और इस वाले शेप को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का लेक कहां पर है? ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, उड़ीसा में है। ये मैंने आपको चिल्का झील की तस्वीर दिखाई। और एक क्या आप जानते हैं, वो भी जान लेते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओके, तो आप जब मानचित्र पर आइए, यहाँ पर आप महानदी डेल्टा देख रहे हैं, तो इस महानदी डेल्टा के बिल्कुल दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं परवाल की, या जिसे हम लोग क्या इंग्लिश में कहते हैं, कोरल पॉलिप्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज को समझने की कि परवाल क्या होते हैं या परवाल पॉलिप्स क्या होती है। ठीक है, कोरल एक्चुअल में क्या है, कोरल एक, आप कह सकते हैं कि एक जानवर है या एक एनिमल है जो क्या हो, समुद्र में रहता हो, खारे पानी में, सॉरी गर्म पानी में रहता है, उस पानी में रहता है और वहां पर ही अपना जीवन यापन करता है। अब कोरल एक जानवर, पर उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जानवर जैसे यहाँ पर है, वो यहीं जन्म लेता है और फिर जब वो मर जाता है तो वो क्या है, यहीं रह जाता है। फिर इसके बाद कोई दूसरा होगा, वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर आकर के फिर वो इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर आकर के फिर और इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होंगे तो इनकी थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ती जाएंगी। जैसे अपन लोग जनरली एक बात मानिए, जो कोरल है, ये जो जानवर, आप उसको एक पत्थर मानिए। जब हम एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे पत्थर के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो वो क्या थोड़ा सा ऊंचाई आने लग जाती है। ओके, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, ऊंचाई देखने को मिलेगी। पॉलिप्स एक्चुअली जनरल में क्या है कि इनका जो ऊपर का जो सरफेस होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, तो वो धीरे धीरे क्या है, जमने लग जाता है। मैं आपको पॉलिप्स का एक और अच्छा उदाहरण देता हूं। जैसे कि आपने काफी बार लोगों से सुना होगा कि उनके नाक में साइनस की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, या कभी कभार वो ऑपरेट भी करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नाक में पॉलिप्स बढ़ा जाया करते हैं। जैसे पहले तो आप एक बार नाक वाले उदाहरण से आप समझिए। ओके, जैसे कि ये आपका नोज है। ओके, मान लीजिएगा ऐसा ये नोज है, तो होता क्या है जनरली, यहाँ पर ऐसा आपको लगेगा ऐसा मास सा कुछ बढ़ गया है। ओके, ये क्या है आपका, ऐसा लगेगा मास बढ़ गया। तो अब होता क्या है कि अब मास जब बढ़ गया तो अब आपको यहाँ पे एयर को जाने की स्पेस नहीं मिल रही, तो क्या होता है, जनरली लोगों को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सांस, अब ये क्या है, एक्चुअली में ये भी बैक्टीरिया ही है। यहाँ पे जो हुआ ये भी फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, उसी के कारण क्या वो पॉलिप्स बढ़ जाते हैं। पॉलिप्स मतलब एक तरीके से आप कुछ बढ़ जाना। तो यहाँ पर कोरल जब है इकट्ठे होते जाते हैं तो वो पूरा एक शेप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसको जो हम बाद में रीफ कहेंगे, वो एक चर्चा का मुद्दा है। तो परवाल क्या है, परवाल एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है, जब वहां उसकी डेथ हो जाती है तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर जमते जाते हैं और वो एक द्वीप का या आइलैंड का निर्माण करेंगे। ओके, आइए जानते हैं। परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। तो परवाल पॉलिप्स क्या कम समय तक जीवित रहते हैं, बहुत कम समय तक, और सूक्ष्म प्राणी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बहुत बड़े बड़े ऐसे जीव नहीं, सूक्ष्म प्राणी जो कि समूह में रहते हैं। अब क्या होता है कि समूह में रहते हैं तो समूह में उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और फिर वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आते जाते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। छिछले का मतलब क्या, छिछला मतलब जैसे ये ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ये समुद्र का जो शेलो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे पार्ट में क्या होगा, इनका निर्माण होगा। अब देखिए, निर्माण होने के बाद ये द्वीप क्या बनाते हैं। सबसे पहले तो आप द्वीप को समझिए, द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है। आइलैंड का मतलब है ये जैसे भाग है और चारों तरफ इसके क्या है, पानी 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 है। ओके, अब मैंने क्या कहा, ये छिछले और गर्म जल में होता है। तो छिछला ये वाला पार्ट, बीच में छिछला, इधर भी इसके पानी, इधर भी इसके पानी और इधर भी इसके पानी है, तीनों चारों तरफ, और नीचे तो पानी है। अब होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जैसे ये समुद्र की जो जमीन है वो जमीन है, और ये ऊपर जो हम देखने को मिलता है हाईएस्ट जो लेवल है पानी का वो है। ओके, यहां तक हम वो मान करके चलते हैं। अब क्या होगा, जैसे कि यहां पर पहले एक कोरल आएगा, फिर और धीरे 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 धीरे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस जमीन तक वो पहुंच जाएगा। इस जमीन से फिर थोड़ा सा क्या होगा, वो ऊपर आने लग जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर, फिर यहां तक आकर के दिखने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल
एक आपको ऐसा जमीन का सर शेप दिखने लग जाएगा कि भाई बिल्कुल क्या हो गया, एक जमीन का टुकड़ा ही ये बन चुका है। मतलब अगर मैं कहूं ये पानी का हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, जहां पे हम कहते हैं कि बिल्कुल ऊपर है, इसके ऊपर धीरे धीरे ये इकट्ठे होते जाएंगे और ये आपको ऊपर ही नजर आने लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शेप बन जाएगा और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द्वीप, काफी द्वीप जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं, प्रवाल पॉलिप्स के भी बने हुए हैं, कोरल पॉलिप्स के भी बने हुए हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रवाल पॉलिप्स जो बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। पहला है प्रवाल रोधिका, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा प्रवाल वलीय द्वीप, ये जो कि गोलाकार में होता है। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। देखिए प्रवाल रोधिका, ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये प्रवाल रोधिका है, ठीक है, बैरियर रीफ इसको कहा जाता है। ये मतलब क्या होता है, काफी लंबे एरिया में बनते हैं, काफी लंबे एरिया में इस प्रकार से बनते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा माना जाता है वो यहाँ पर दर्शाया है। तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति या ऐसे फ्रीजिंग रीफ कहा जाता है, ये बिल्कुल छोटे से एरिया में ही बनते हैं, ओके, छोटे से एरिया में बनते हैं। और प्रवाल वलीय द्वीप, वलीय मतलब गोलाकार, ये कैसे होंगे, बिल्कुल गोलाकार शेप में बनेंगे। और एक प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ओके। और इनके बारे में आप आगे जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे 11th-12th में तब ज्यादा पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है, ओके। अब बात करते हैं द्वीप समूह की। प्रवाल वाला जो टॉपिक है वो आपके बॉक्स में दिया हुआ था। अब आपने सोचा होगा सर आपने पहले बॉक्स का क्यों पढ़ा है, फिर आप द्वीप पर आ रहे हो। द्वीप तो बल्कि पहले इंपॉर्टेंट है, बॉक्स का तो आए या ना आए जरूरी थोड़ी, पर द्वीप तो आइलैंड तो जरूर पूछ सकता है। पर देखिए अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैंने आपको प्रवाल क्यों पहले पढ़ाया। द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, ओके। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा इमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। देखिए अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे भारत के पास 2 द्वीप है, 2 आइलैंड है। एक आइलैंड तो कौन सा, ये लक्षद्वीप वाला है, और दूसरा आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला है। तो पहले जो हम लोग बात करें लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप जो है वो कैसे बना, प्रवाल द्वीपों से ही बना हुआ। मतलब जो अभी हम पढ़ करके आए हैं कि जो कोरल पॉलिप्स हुआ करती थी उनके ऊपर से ऊपर इकट्ठा होने से ही लक्षद्वीप बना हुआ। इसको पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन देवी के नाम से जाना जाता था, पर 1973 में सरकार ने इसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, 32 वर्ग किलोमीटर में ही ये फैला हुआ है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। प्रशासनिक मुख्यालय मतलब भाई वहां पे सब कुछ जो लक्षद्वीप को चलाने का पूरी व्यवस्था वो वहां से होती है। जैसे हम भी जहां पे रहते हैं तो हमारे क्या होता है, कलेक्टर का ऑफिस होता है, एसपी का ऑफिस होता है, उससे सारी जगह मतलब एक जैसे आप कह सकते हो राजधानी सी हो गई। ये क्या हो गई, राजधानी है वहां की लक्षद्वीप की, वहीं से सब कुछ चलता है, सारे काम वहीं से हो रहे हैं। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पादप तथा जंतु का मतलब क्या है, फ्लोरा, मतलब आपको पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत प्रकार के देखने को मिलेंगे, जीव अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है। देखिए अब ये आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में क्या है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही जॉइंट बना हुआ, बिल्कुल यूं अलग अलग छोटे छोटे से द्वीपों का समूह है ये पूरा। तो इसमें एक पिटली द्वीप है, पिटली द्वीप ऐसे पिट्टी द्वीप भी कहा जाता है, ओके, पिटली द्वीप या पिट्टी द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग नहीं रहते परंतु पक्षियों का एक अभयारण्य है, मतलब बर्ड सेंचुरी, मतलब वहाँ पे पक्षियाँ बहुत हैं, अलग अलग पक्षियाँ आती हैं, रहती हैं, अपने बच्चों को जन्म देती है, फिर वो वहां रहने लग जाते हैं। तो पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। तो ये आकार में तो क्या है, बड़ा है, किसकी तुलना में, लक्षद्वीप की तुलना में। अगर आप देखेंगे संख्या में बहुल है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या, ऐसा है कि यूं टुकड़ों में बटे हुए हैं और बिखरे हुए, अलग अलग बिखरे हुए। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो ये आप देखिएगा इस मानचित्र को, ये नीचे वाला जो एरिया है इसको निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है और इसको अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है। इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बीच में 10 डिग्री चैनल निकल रहा है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। अब देखिए ये क्या मतलब है, यहां पर क्या है, यह समुद्र का टॉप लेवल है, हाईएस्ट, यहां तक आपको पानी पानी देखने को मिल रहा है। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये जमीन का एरिया है और यूं ये क्या है, सागर का एरिया है, ओके, पानी वाला एरिया, जमीन वाला एरिया जहां पर हम रह रहे हैं, और ये समुद्र का या सागर का उसका इलाका है। और ये नीचे जो पूरी है, ये नीचे पूरी क्या है, पृथ्वी है,
ओके, अब क्या होता है, कभी कभार ज्वालामुखी यहां भी फट सकता है, निकल सकता है, और यहां पर भी निकल सकता है। जैसे मैंने बताया दक्कन के पठार मुख्यतः ज्वालामुखी वाले ही हैं, आग्नेय चट्टानों के ही बने हुए। अब कभी कभार क्या होता है कि यहां से, जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी फट गया, अब जो ज्वालामुखी यहां से फटा वो यूं आकर के यूं इकट्ठा हो गया। ओके, फिर कभी मान लीजिए और ज्वालामुखी फटा, वो यूं आकर के यूं हो गया, फिर और फटा, वो यूं आकर के यूं हो गया। ओके, या यहां पर भी मान लीजिए कभी भूकंप आया। अब देखिए, जब हम कहते हैं सुनामी आई है, तो सुनामी क्या है, पानी के अंदर भूकंप है। जब जनरली इस जमीन वाले एरिया पे भूकंप आता है तो हम भूकंप कहते हैं, और जब पानी के अंदर भूकंप आ जाए तो हम उसे सुनामी कहते हैं। तो जब भूकंप आए, जब जमीन यूं बाहर निकल करके आती है, तो ये क्या कर देती है, यहां पे शेप बना देती है। ओके, तो ये पानी के अंदर जो पहाड़ है, पानी के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है, उनका एक शेप है, वो द्वीप हम बना, उस पर अंडमान निकोबार कहा गया है। ओके, बात क्लियर, मतलब इतना सा है, ये जमीन वाला लेवल है और ये पानी का लेवल है। यहां पर पानी है, पर पानी के अंदर पहाड़ निकल के आया, वो पहाड़ ज्वालामुखी वाले हैं मुख्यतः ये। तो ये ज्वालामुखी वाले ये बाहर आए और इन पर फिर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। ओके, इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। तो यहाँ पर भी जो पादप और जंतु है उनमें काफी अधिक विविधता, वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। ये द्वीप विषुवत वर्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा ये घने जंगलों से आच्छादित है। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बता रखा है ये 0 डिग्री रेखा है, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवर्तीय रेखा भी कहते हैं। तो इसने क्या कहा, इस वर्त के बिल्कुल पास में, तो यहां पर से आपको देखने को मिलेगा। ओके, और विषुवतीय जलवायु भी कैसा है, बिल्कुल इसका है। अब यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल गजब की गर्मी पड़ती है, गजब के बिल्कुल सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है। तो चैप्टर 1 जिन्होंने देख लिया उनको तो दिक्कत है नहीं। ओके, और अब यहाँ पर क्या है, काफी बारिश आती है और अच्छा, तो घने जंगल है, बिल्कुल जंगल, खूब भरे भरे जंगल है, काफी हरियाली आपको देखने को मिलेगी। भारत का एकमात्र, ये जो बात बताई गई ये भी आपको, क्या आप जानते हैं में बताई गई है। ओके, तो कहा गया भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो है, मतलब वो कभी भी फिर से एक्टिव हो सकता है और वहां से वोल्केनो लावा निकल सकता है। तो भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहां है, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह बेरेन द्वीप, बेरेन द्वीप पर स्थित है। ओके, तो यहां आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा भारत का भौतिक स्वरूप समझ में आ गया होगा कि भाई भारत किस प्रकार से, भारत के अलग अलग जो भू आकृतियां हैं उनका निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा नदियों के बारे में, सभी नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।